हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 32 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव एरिया के मसौदा अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। गॉडगिल समिति ने पश्चिमी घाटों के कुल क्षेत्र का 37% पर्यावरण संवेदनशील घोषित करने की सिफारिश की। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के अंदर स्थित सुभेद क्षेत्र है। देखिए, पश्चिमी घाट से संबंधित पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, जिन्हें गॉडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति के रूप में भी जाना जाता है, ये एक उच्च स्तरीय कार्य समूह है जो इस क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी घाटों की जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए गठित किया गया था। यानी जो आपका पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल है, इसमें आपकी गॉडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति, दो समितियां शामिल हैं। इनको करना क्या था? इनको करना ये था कि पश्चिमी घाट की जैव विविधता का संरक्षण करना है और सुरक्षा करनी है। इसके लिए ये गठित किए गए थे। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है, यानी पहले वाले स्टेटमेंट में सिफारिश बताई गई है, ये आपकी गॉडगिल समिति की नहीं है, बल्कि एक कस्तूरी रंगन समिति जो बनी थी उसकी सिफारिश यहाँ पर दी हुई है। कस्तूरी रंगन समिति ने पश्चिमी घाटों के कुल क्षेत्र का 37% पर्यावरण संवेदनशील घोषित करने की सिफारिश की थी। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गॉडगिल का नाम लिखा हुआ है। सेकंड वाला जो कथन है, ये वाला भी गलत है। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के अंदर स्थित सुभेद क्षेत्र है। ये सुभेद क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक इको सेंसिटिव जोन है। और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर 10 किलोमीटर के भीतर ये स्थित होता है। तो ये सुभेद नहीं है, बल्कि संवेदनशील क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर पहले का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख मिशन भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय जल मिशन, हरित भारत मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन, परिष्कृत ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भारत ने जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। इसके अंतर्गत आपका राष्ट्रीय सौर मिशन, परिष्कृत ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन, संवहनी आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ये मिशन कुछ चलाए गए हैं। इसमें आपका 1, 2, 3 और 5 ये सभी शामिल हैं। चौथा वाला नहीं है, स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन, ये इसके तहत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड का भी, केवल 1, 2, 3 और 5। तीसरा प्रश्न है आपका, डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह एकमात्र शाकाहारी स्तनपायी है जो सामान्यतः समुद्र में निवास करता है। भारत में यह केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल क्षेत्र में पाया जाता है। डुगोंग को ऑर्डर साइरेनिया की जीवित रहने वाली 4 प्रजातियों में से ये एक है और इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। शाकाहारी स्तनपायियों की एकमात्र मौजूदा प्रजाति ये है और ये विशेष रूप से समुद्र में रहती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 28 मई को 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस भी मनाया जाता है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। डुगोंग IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसको संरक्षित किया गया है। सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। यहाँ पे बताया गया है कि भारत में यह केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में केवल 200 डुगोंग शेष हैं। तो ये केवल ये नहीं कहेंगे कि अंडमान और निकोबार में पाया जाता है, बल्कि मन्नार की खाड़ी में
और कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। आपका सही आंसर है तीसरे का ए, केवल एक। चौथा प्रश्न है आपका, आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के अलावा जीआई टैग वाली आदिवासी कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्थान है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको ट्राइफेड कहते हैं, ये विदेश मंत्रालय के सहयोग से दुनिया भर में 100 भारतीय मिशनों में एक आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेगा। तो ये विदेश मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से कौन चला रहा है? ट्राइफेड चला रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, केंद्रीय जल आयोग द्वारा भारतीय नदियां तथा भारी धातु संदूषण नहीं है बल्कि संदूषण है पर जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे सामान्य संदूषक नदियों में पाया जाता है? सीसा, आयरन, आर्सेनिक, कैडमियम। केंद्रीय जल आयोग के द्वारा भारतीय नदियों में भारी धातु संदूषण पर रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार आयरन सबसे सामान्य संदूषक के रूप में पाया जाता है। ये भारतीय नदियों में आयरन जो है सबसे सामान्य संदूषक के रूप में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट निम्नलिखित एजेंसियों या संस्थानों में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? UNCCD, UNFCCC, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी, ग्रीन पीस। ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट G20 क्लाइमेट एक्शन की दुनिया की सबसे व्यापक वार्षिक समीक्षा है और यह रिपोर्ट जो है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, जो 14 जलवायु अनुसंधान संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की वैश्विक साझेदारी पर आधारित है और इनमें से ज़्यादातर G20 देशों और कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है छठवें का सी, यानी ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी के द्वारा जारी की जाती है। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है? पहला है, परिवहन और विपणन सहायता योजना के तहत सरकार कृषि उपज के परिवहन और विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए आपका पहला वाला जो कथन है यहाँ पर, यह कथन आपका सही है। परिवहन और विपणन सहायता योजना के तहत सरकार कृषि उपज के परिवहन और विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन ये भी सही है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें फल, सब्जियां, मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक और गैर मादक पेय आदि के विकास के लिए जिम्मेदारी इसके ऊपर रखी गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है सातवें का सी, एक और दो दोनों। आठवां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? NCAP का उद्देश्य केवल 2.5 पार्टिकुलेट मैटर को कम करना है। यह योजना विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल शहरों में क्रियान्वित होगी। वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर नियंत्रण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, ये शुरू किया गया है। इसमें PM 2.5 और PM 10 को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। जो NCAP है इसमें PM 2.5 और PM 10 संदर्भ में वर्ष 2024 तक, यानी हमें टारगेट रखा गया कि 2024 तक इनमें 20 से लेकर 30% की कमी लानी है। तो ये लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए आधार वर्ष जो माना गया है, आधार वर्ष लिया गया है 2017 का, यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 में हमें 2024 तक 20 से 30% की गिरावट लानी है और इसके लिए हमने आधार वर्ष माना है 2017 को। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि NCAP का उद्देश्य केवल
पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को कम करना है, नहीं, केवल 2.5 को ही नहीं बल्कि PM10 को भी कम करना है, पार्टिकुलेट मैटर 10 को भी कम करना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए सेकंड वाला तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि यह योजना विश्व के, यहाँ पे विश्व का तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल कार्यक्रम है, ये यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, यानी कि देश के भीतर के जो शहर हैं वो कवर किए जाएंगे। तो NCAP के तहत शमन कार्रवाई लागू करने के लिए चिन्हित किए गए 102 प्रदूषित शहरों के लिए शहर विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो यहाँ पर विश्व के शहर नहीं है बल्कि भारत के 102 शहरों में ये लागू की जाएगी। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 8वें का D, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। अगला है पर्णपाती वन पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। वर्षावन पृथ्वी के सबसे प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनमें से कुछ अपने वर्तमान स्वरूप में कम से कम 70 मिलियन वर्षों से उत्तरजीविता रखे हुए हैं। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप में वर्षावन फैले हुए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। देखिए पर्णपाती वन सबसे पुराने जीवित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, बल्कि वर्षावन जो है पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 9वें का A, केवल 1। पृथ्वी पर सबसे बड़े वर्षावन दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और अफ्रीका में कांगो नदी बेसिन में स्थित है, ये भी आप जान लीजिए। 10वां प्रश्न है आपका, सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। आपातकालीन ईंधन को SCEP में सहयोग के 5वें स्तंभ के रूप में जोड़ा गया है। अगला है सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी घोषित अमेरिका भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के तहत लॉन्च किया गया था। देखिए संशोधित भारत अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, इसको हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा मंत्रालय के साथ भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था। यहाँ पर एक अन्य स्तंभ उभरते ईंधन को भारत अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के वर्तमान 4 स्तंभों में शामिल किया गया था। इसके साथ SCEP अंतर सरकारी जुड़ाव का विस्तार अब सहयोग के 5 स्तंभों बिजली और ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास और आपातकालीन ईंधन तक हो गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए SCEP को साल 2021 की शुरुआत में आयोजित जलवायु संबंधी नेताओं के शिखर सम्मेलन में दोनों देशों द्वारा घोषित US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 10वें का C, 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना NWAP वर्ष 1982 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत केवल देश के निम्नलिखित वनों में वृक्षारोपण शामिल है। देखिए वर्ष 1983 में 1983 में पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना इसको अपनाया गया था और इसने वन्यजीव संरक्षण के लिए रणनीतियों और कार्रवाई बिंदुओं की रूपरेखा तैयार की। इसे वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 द्वारा संशोधित किया गया, यानी इसको बाद में एक वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 आई है, इसके द्वारा संशोधित किया गया है। तो ये 1982 में नहीं बल्कि 1983 में लागू की गई थी। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2002 में शुरू किया गया था, जिसमें देश के निम्नलिखित वनों में वृक्षारोपण शामिल था। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 2002 में स्टार्ट किया गया है और इसके तहत केवल देश के निम्नलिखित वनों में वृक्षारोपण शामिल है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 11 का B वाला, केवल सेकंड। 12वां प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के प्रस्ताव पर निम्नलिखित में से किसे प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के
परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिक। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। गांधीनगर गुजरात में आयोजित प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन, यानी जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13, इसमें द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन को प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका ये तीनों ही शामिल किए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 12 का डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? यह जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत में स्वच्छता, सफाई और स्वच्छता की स्थिति का आकलन करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 चरण 1 के तहत उपलब्धियों की स्थिरता पर जोर देता है और ठोस या तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 शुरू किया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है कि यह जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। यह एक विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा किया जाता है जो गांव को खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस यानी ओपन डेफिकेशन प्लस का जो दर्जा है ODF प्लस, तो ये दर्जा देने की केंद्र की पहल के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण भारत में स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति का आकलन करती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत चरण 1 के तहत उपलब्धियों की स्थिरता पर जोर देता है और ग्रामीण भारत में ठोस या तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 13 का डी, 1, 2 और 3। देखिए, इसे 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। 14वां प्रश्न है आपका, जैव विविधता पर अभिसमय CBD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन बिल्कुल सही है? पहला है, यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। CBD को किसी देश के आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच को राष्ट्रीय कानून और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के साथ अधीन अन्य पक्षों के लिए सुविधाजनक बनाने का अधिकार है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जैव विविधता पर अभिसमय कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। इसके 3 उद्देश्यों के साथ अपने सदस्यों के रूप में 194 देशों द्वारा इसको अनुसमर्थन किया गया है, यानी 194 देशों ने इसको अनुसमर्थन किया है। और इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण, विविधता का स्थायी उपयोग और इस तरह के उपयोग के लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। अब देखिए, लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 29 दिसंबर 1993 को, 1993 को ये लागू हुआ था, जैव विविधता पर अभिसमय। यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। CBD उनके जैविक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्रदान करता है और अनुरोध करता है कि देश अन्य पार्टियों को राष्ट्रीय कानून और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अधीन आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 14 का सी, 1 और 2 दोनों। 15वां प्रश्न है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की कलर कोडेड वेदर वार्निंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है? पहला है, येलो वेदर वार्निंग कई दिनों तक गंभीर रूप से मौसम खराब होने का संकेत देता है। ऑरेंज अलर्ट रेल और सड़क संचार में व्यवधान तथा बिजली आपूर्ति में रुकावट की संभावना के साथ बेहद खराब मौसम की चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है। देखिए, IMD यानी कि इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रूप में जाना जाता है, ये कलर कोडेड वेदर वार्निंग जारी करता है। इसका उद्देश्य है गंभीर या खतरनाक मौसम से लोगों को सतर्क करना। IMD 4 रंग के कोड का उपयोग करता है, जिसमें आपका एक आता है ग्रीन। ग्रीन का मतलब तो आप जानते होंगे, ग्रीन सिग्नल यानी कि सब कुछ ठीक है।
यानी कोई एडवाइजरी नहीं है, इसके लिए ग्रीन है। फिर इसके बाद आता है आपका येलो। येलो का मतलब होता है सतर्क रहें, यानी अलर्ट रहें। यानी पीला रंग कई दिनों तक गंभीर रूप से खराब मौसम को दर्शाता है और यह भी बताता है कि मौसम बहुत खराब हो सकता है, जिससे दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं इनमें व्यवधान आ सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। ऑरेंज या एम्बर रंग, इसका मतलब है तैयार रहें, यानी बी प्रिपेयर। एक अलर्ट का है और फिर प्रिपेयर का है, तैयार रहें। तो ऑरेंज या जो एम्बर रंग है चेतावनी को सड़क और रेल यातायात से जो व्यवधान, संचार में व्यवधान या बिजली आपूर्ति में रुकावट की संभावना है, इसके साथ बेहद खराब मौसम की चेतावनी के रूप में ये जारी किया जाता है। इसके बाद जो अंतिम वाला है वो तो आप जानते हैं, रेड अलर्ट। तो रेड जो है ये बेहद खराब मौसम की स्थिति जो निश्चित रूप से यात्रा और बिजली को बाधित करने और जीवन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम है, तो ये रेड अलर्ट जारी किया जाता है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आपका सही आंसर है 15 का सी, 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।